So hello, in this video again we will discuss ninth class economics NCERT, and this time we will discuss chapter 4. So title of chapter 4 is food security in India. First, what is food security? क्या है ये? So food security is not just having 2 meal a day. There are 3 important dimension are there in food security. अगर किसी को 2 वक्त का खाना मिल रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो फूड सिक्योर है. फूड सिक्योरिटी का है मतलब इससे ज़्यादा है. इसके 3 डायमेंशन है इंपॉर्टेंट. द फर्स्ट इज अवेलेबिलिटी, द सेकेंड इज एक्सेसिबिलिटी, थर्ड इज अफोर्डेबिलिटी. अवेलेबिलिटी का मतलब है कि क्या उसे फूड अवेलेबल है या नहीं, इंडिया में क्या इनफ फूड है या नहीं. मीन्स फूड प्रोडक्शन विद इन द कंट्री, फूड इंपोर्ट्स, चाहे आप प्रोडक्शन के थ्रू अवेलेबल करो, चाहे इंपोर्ट के थ्रू अवेलेबल करो, चाहे आप स्टॉक्स बना करके उससे जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसको लंबे समय तक स्टोर करके कि कभी जो कुछ क्लैमिटी आए, डिजास्टर आए, ड्राउट आए तो वो रहे. मीन्स इज देयर फूड आर अवेलेबल और नॉट, दिस इज अवेलेबिलिटी. अगर फूड अवेलेबल है देन क्या वो विद इन द रीच है एवरी कॉमन पर्सन के? क्या लोग उसको उस तक जा सकते हैं? अगर शॉप में अवेलेबल है तो शॉप तक जा सकते हैं, अगर बफर स्टॉक में अवेलेबल है तो उस गोडाउन तक जा सकते हैं विदाउट बैरियर. कोई इनकम बैरियर नहीं होना चाहिए, कोई वो बैरियर नहीं होना चाहिए. मतलब कुछ होता है सोशल बैरियर, कल्चरल बैरियर, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि यस फूड इज एक्सेसिबल. अगर नहीं है तो बोलेंगे कि दिस इज नॉट एक्सेसिबल. सो सेकेंड पिलर इज एक्सेसिबिलिटी. थर्ड इज अगर अवेलेबल है और एक्सेसिबल है तो क्या वो अफोर्डेबल है, एंड क्या वो इंडिविजुअल के पास इनफ मनी है टू बाय सफिशिएंट सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड टू मीट दियर डाइटरी नीड्स. क्या उसके पास इतने पैसे हैं कि वो खरीद सके जाकर के? और सिर्फ बेयर फूड नहीं चाहिए, प्लेन फूड नहीं चाहिए, वो फूड सेफ भी होना चाहिए, सफिशिएंट भी होना चाहिए, न्यूट्रिशियस भी होना चाहिए, ताकि उसकी जो कंप्लीट डाइटरी नीड्स है वो पूरी हो सके. सो 3 पिलर है फूड सिक्योरिटी के, ये आपको ध्यान रखना है. अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी. वाई फूड सिक्योरिटी? क्यों जरूरी है फूड सिक्योरिटी? क्योंकि जो पुअरेस्ट लोग होते हैं वो क्या होते हैं? फूड इनसिक्योर होते हैं. जो बॉटम के लोग हैं जिनकी इनकम कम है, पीपल आर हु आर पुअर, दोज आर फूड इनसिक्योर. इवन दोज आर अबव पॉवर्टी लाइन can become food insecure in the time of disaster, national disaster नहीं, natural disaster और calamities. अगर अर्थक्वेक आ गया, बूम, आपके पास जितनी चीज़ें थी सब खत्म. चाहे आप अमीर हो, कुछ भी हो, अमीर हो या गरीब हो, डजेंट मैटर. गरीब तो है ही, वैसे भी मर ही रहा है वो आदमी. बट इवन इफ आर रिच, अगर ड्राउट आ गया तो जब प्रोडक्शन हुआ ही नहीं फूड ग्रेन्स का, तो आपके पास पैसे होने से क्या होंगे? नहीं होगा ना सप्लाई. आप पैसे से तो नहीं उगाओगे ना गेहूं, राइस. फ्लड आ गया, अगर सब कुछ है डूब गया, खत्म, तो क्या करोगे आप? पैंडेमिक्स आ गया, जैसे कोविड आया, बहुत सारे लोगों की जॉब गई, ले ऑफ हुआ. तो पीपल हु वर अर्लियर वेरी वेल ऑफ बिकम फूड इनसिक्योर, क्योंकि उनके पास पैसे थे नहीं, जॉब्स थी नहीं. क्लाइमेटी का इंपैक्ट जब होगा, जैसे अगर ड्राउट आया तो इट विल रिड्यूस टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन. प्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगी? शॉर्टेजेस होगी फूड ग्रेन्स की. जब शॉर्टेजेस होगी, डिमांड उतनी ही रहेगी, सप्लाई लेकिन घट गई, तो क्या होगा? प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगी. जब प्राइसेस इंक्रीज करेगी तो आपका जो थर्ड पिलर था अफोर्डेबिलिटी, वो टूट जाएगी. एक भी पिलर टूटा तो बात खत्म. तो क्या हुआ कि फूड इनसिक्योरिटी आ जाएगी वहां पे. जैसे ही एक भी पिलर इधर उधर होता है, हम लास्ट में एक बहुत ब्यूटीफुल आपको एनालॉजी दूंगा कंक्लूजन सेक्शन में, जिससे आपको ये जो फूड इनसिक्योरिटी है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी. इतना ध्यान रखना है कि तीनों से जो आपके पिलर्स थे उसमें से कोई भी पिलर डैमेज हुआ तो क्या होगा कि वो फूड इनसिक्योरिटी, उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे. स्टारवेशन एंड फेमाइन में क्या हो सकता है? देखो, अगर वाइडस स्प्रेड शॉर्टेज अगर हुआ, प्राइस तो इंक्रीज होगी, चलो होगी, लेकिन जैसे ही बहुत ज़्यादा लेवल पे शॉर्टेज होगी और प्राइसेस इंक्रीज करेगी, देन इट विल लीड टू द स्टारवेशन. भूखमरी की कंडीशन को पैदा करेगी ये. और जब मैसिव स्टारवेशन होगा, बहुत बड़े पैमाने पे भूखमरी होगी,
तो इट विल टर्न इनटू अ अल्टीमेट फेमाइन, फेमाइन आ जाएगी। फेमाइन का मतलब ही होता है, देखो, कि जब बहुत बड़े लेवल पे वाइड स्प्रेड डेथ हो, ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू स्टारवेशन, और इसके कारण क्या होगा कि एन इपिडेमिक हो यहाँ पे, काउज्ड बाई कॉन्टामिनेटेड वाटर एंड वीकेंड बॉडी रेजिस्टेंस, सॉरी कभी वो टंग इधर उधर हो जाता है, माइंड मत करना आप। सिंपल फेमाइन किस कंडीशन को बोलेंगे? फेमाइन का मतलब है कि जब एक बड़े पैमाने पर डेथ होनी शुरू हो जाएगी ड्यू टू भूखमरी, ड्यू टू स्टारवेशन, और इपिडेमिक होगा। इपिडेमिक मींस महामारी। किसके कारण से? आपका जो कॉन्टामिनेटेड वाटर है और जो ये जो स्टारवेशन हुआ है, जो भूखमरी हुई है, उसके कारण जो बॉडी रेजिस्टेंस आपका पूरा वीक हो गया, इम्यून सिस्टम, उसके कारण से ये सारी, जब लार्ज स्केल पे ये डेथ होता है, महामारी आती है, तो उसको, उस कंडीशन को हम लोग फेमाइन बोलते हैं। अकाल की तरह, जिसको हम लोग अकाल जिसको बोलते हैं हिंदी में। सबसे हिस्टोरिकल एग्जाम्पल इसका है जो बंगाल फेमाइन था 1943 में, वो इट वॉज द मोस्ट डिवास्टेटिंग फेमाइन इन इंडिया, नॉट इंडिपेंडेंस इंडिया, अर्ली टू इंडिपेंडेंस, एंड इट किल्ड 3 मिलियन पीपल, 30 लाख पीपल इन बंगाल। जस्ट इमेजिन द स्केल, 30 लाख पीपल, कितना बड़ा नंबर आप हो सकता है। 100 लोग मरते हैं तो त्राही मच जाती है, आप सोचो कि 30 लाख लोग मरे होंगे तो क्या हुआ होगा, कितनी बड़ी भयंकर वो सिचुएशन रही होगी। एंड हु वर द हार्डेस्ट हिट? द एग्रीकल्चरल लेबरर्स, फिशरमैन्स, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स। क्यों? क्योंकि जब आपको मैंने बताया कि शॉर्टेज हो गई थी, फूड था ही नहीं, तो वट एवर फूड वर अवेलेबल, इट वॉज अवेलेबल एट वेरी हाई कॉस्ट, वेरी हाई प्राइस। इसके कारण से क्या था कि दे वर नॉट एबल टू अफोर्ड, देवर, और एक्सेस भी नहीं था लोगों के पास। जो बड़े लोग थे, जो रिच पीपल थे, उनके पास वो चीज़ें थी थोड़ी बहुत, बट ये तो एक्सेस नहीं कर सकते थे ना। सो द पुअर पीपल लाइक एग्रीकल्चरल लेबरर्स, फिशरमैन एंड ट्रांसपोर्ट वर्कर वर नॉट एबल टू एक्सेस दोज फूड, एंड दे वर द हार्डेस्ट हिट ऑफ दिस बंगाल फेमाइन 1943. Who are food insecure? The next question is. So बहुत सारे लोग फूड इनसिक्योर हैं। अगर हम डिफरेंट जोन, डिफरेंट स्टेटा ऑफ सोसाइटी देखें तो सपोज इन रूरल एरिया जो लैंडलेस पीपल हैं, जो लैंडलेस लेबरर हैं, दोज आर फूड इनसिक्योर, दोज आर एट अल्टीमेट रिस्क। जो ट्रेडिशनल आर्टिजन है, कुम्हार, ये सारी जो ट्रेडिशनली जो अपना काम करती आ रही है, जो ट्रेडिशनल सर्विस प्रोवाइडर हैं वहाँ के, जैसे जो आपका केयर गिविंग सर्विसेज, जो कास्ट, बेसिकली जो कास्ट सिस्टम पे बेस्ड है, ठीक है, जो केयर गिविंग सर्विसेज जैसे पर्टिकुलर कम्युनिटी की महिलाएं देती है, बहुत सारी चीज़ें आप अपने आसपास देख सकते हो, अभी भी थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वहाँ बची हुई। सो दोज आर फूड इनसिक्योर। जो पेटी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं, जो थोड़े बहुत मैकेनिक का काम कर रहे हैं, थोड़े बहुत जो आपका वो अब होता है ना कि सिगरेट वगैरह बेच रहे हैं, यह सारी चीज़ छोटी छोटी दुकानें लगा करके, these people are food insecure, these people are very high risk. अर्बन एरियाज में आप सीजनल वर्कर्स अर्बन एरियाज में कम और आपका रूरल एरियाज में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर सीजन में जो मैंने आपको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट डिस्कस की थी, वही चीज़ है कि पर्टिकुलर सीजन में उनको फिर काम नहीं मिलेगा, पर्टिकुलर सीजन में मिलेगा, तो जब नहीं मिलेगा देन दे विल बिकम फूड इनसिक्योर, क्योंकि उनके पास इनकम नहीं होगी उस वक्त। उसके बाद अर्बन एरियाज में क्या है कि फैमिली विद मेंबर्स एम्प्लॉयड इन आपका इल पेड ऑक्यूपेशन, जो आपका छोटी मोटी ऑक्यूपेशंस हैं जिसमें सैलरी या फिर इनकम बहुत कम है, उसमें जो फैमिलीज उसमें जो फैमिली के मेंबर एम्प्लॉयड हैं, वे सारे आपके रिस्क पे हैं फूड सिक्योरिटी, मतलब फूड इनसिक्योर होने के। जो कैजुअल लेबर्स हैं, जिनको कुछ समय काम मिलता है, कुछ समय काम नहीं मिलता, आज मिलेगा तो ठीक है, कल मिलेगा कि नहीं, दे डोंट नो, जो बेसिकली डेली वेज लेबर्स होते हैं, वे आपके फूड इनसिक्योर हैं। सोशल कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो जो एससीज हैं, जो लोअर स्टेट ऑफ बेसिकली जो आपका जो मार्जिनलाइज क्लासेस हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्ड, जो लोअर सेक्शन ऑफ इवन ओबीसीज, जो पुअर हैं बेसिकली, जिनके पास लैंड बेस बहुत कम है, जिनके पास लैंड नहीं है, दे आर हाईली प्रोन टू द इनसिक्योरिटी ऑफ फूड इनसिक्योरिटी बेसिकली। जो और जो वनरेबल ग्रुप्स हैं लाइक प्रेग्नेंट लेडीज, नर्सिंग मदर्स, चिल्ड्रेन बिलो द 5 year of age, these segment are significant section of population which are likely to become food insecure at any point of time. कभी भी हो सकते हैं ये सबसे ज़्यादा रिस्क पे हैं, ये सारी चीज़ों जो चीज़ें मैंने आपको डिस्कस की।
रूरल कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें तो कुछ स्टेट्स में ये बहुत ज़्यादा है, कुछ स्टेट में बहुत कम है। इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड स्टेट हैं लाइक बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, आपका यूपी, लार्जली बीमारियों स्टेट्स, एमपी, इवन एमपी, महाराष्ट्र, दे हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ फूड इनसिक्योर पीपल बिकॉज इनकी पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है। सो दे हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ फूड इनसिक्योर पीपल, और सबसे ज़्यादा फूड इनसिक्योर पीपल यहाँ पे कंसंट्रेटेड हैं आपके रीजनली इंडिया में। सदर्न स्टेट पे कम है। हंगर की बात करते हैं, क्रॉनिक हंगर एज वेल एज सीजनल हंगर, दो टाइप की हंगर होती है यहाँ पे। इस चैप्टर के हिसाब से दो टाइप की हंगर है, इसमें वही बात की गई है। सो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट हंगर इज नॉट ओनली काउज ऑफ पॉवर्टी, इट इज ऑल्सो एन एक्सप्रेशन। सो हंगर इज बोथ एन एक्सप्रेशन एंड काउज ऑफ पॉवर्टी। आप एक्सप्रेस किसी भी, अगर इफ एनी पीपल इज हंग्री, दैट पीपल इज एक्सप्रेसिंग यू समथिंग, कि वो पूरा उसका बैकग्राउंड आपको समझ में आ सकता है, ठीक है, कि उसके पास पैसे नहीं होंगे, ये होगा, वो होगा, ब्ला ब्ला ब्ला। सो हंगर इज अ काउज ऑफ पॉवर्टी ऑल्सो एंड एक्सप्रेशन ऑल्सो। दो टाइप के हंगर की बात की गई यहाँ पे, क्रॉनिक हंगर एंड सीजनल हंगर। क्रॉनिक हंगर ये कॉन्सिक्वेंस है व्हेन यू आर नॉट एबल टू फुलफिल योर डाइटरी नीड्स, व्हेन यू हैव इनएडिक्वेट इनकम। जब आपके पास इनकम प्रॉपर नहीं है, यहां पे देखो क्या कहा जा रहा है, उसको मैं पहले पढ़ देता हूं। मीनिंग वही है कि दिस क्रॉनिक हंगर इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ डाइट्स दैट आर परसिस्टेंटली इनएडिक्वेट इन क्वांटिटी और क्वालिटी, और इट अफेक्ट्स पीपल विद वेरी लो इनकम हु कैन नॉट बाय फूड और सर्वाइवल। मैंने जो आपको बताया कि इफ यू हैव वेरी इनएडिक्वेट इनकम, low income or insufficient income, that you can't afford to buy a food or good food for your survival, then you are suffering from chronic hunger. ये एक लॉन्ग टर्म फिनोमेना है बेसिकली, जहाँ पे लोगों के पास इनकम कम होती है, लोग फूड को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं कि आपका सब स्टैंडर्ड फूड खाते हैं, लो न्यूट्रिशियस फूड खाते हैं या फिर नहीं खाते। उस कंडीशन को हम लोग क्रोनिक हंगर बोलते हैं। दूसरा है सीजनल हंगर। सीजनल हंगर में क्या है, आपको मैं पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये बता देता हूं कि सीजनल हंगर में क्या होगा कि ये सम पर्टिकुलर सीजन से रिलेटेड होगा। जैसे अर्बन एरियाज जो होंगे, मैंने आपको डिस्कस किया कि जो कैजुअल लेबर्स हैं वहां पे, उसके पास क्या है कि आज काम है, कल काम नहीं है, कुछ पर्टिकुलर सीजन में काम है, कुछ पर्टिकुलर सीजन में काम नहीं है। जैसे जो आपको कंस्ट्रक्शन वर्कर होते हैं अर्बन एरियाज में, रेनी सीजन में उनको काम बहुत मुश्किल से मिल पाता है। तो रेनी सीजन में क्या होगा कि वो फूड इनसिक्योर हो जाएंगे, उनके पास जब पैसे नहीं होंगे, उस कंडीशन में उनको जो फूड नहीं मिल पाएगा, उसको बोलेंगे हम लोग सीजनल हंगर। जो आपके रूरल एरियाज हैं उसमें जो मैंने आपको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की बात की, जो एग्रीकल्चरल लेबरर होते हैं उनको पर्टिकुलर सीजन में जो है वो आपको काम नहीं मिल पाता। इन दैट सीजन दे हैड वेरी वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ मनी और लेस मनी, और वो फूड अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और हंगर की सिचुएशन क्रिएट होगी, वो आपको कहलाएगा आपका सीजनल हंगर। सो दिस इज रिलेटेड टू साइकिल ऑफ फूड ग्रोइंग और हार्वेस्टिंग। उसके बीच में जो है वो हंगर की सिचुएशन आपकी आ सकती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जब हार्वेस्टिंग होगी, जब ग्रोइंग होगी, उसके बीच का जो पीरियड होगा उसमें फूड नहीं होगा, काम नहीं होगा लोगों के पास, तो उस कंडीशन में ये सीजनल हंगर हो सकता है। ये कॉमन है आपका रूरल एरियाज में ड्यू टू एग्रीकल्चर साइकिल, जो हमने डिस्कस किया। अर्बन एरियाज में आपका कैजुअल लेबर्स के बीच में ये आपको देखने को मिलेगा। करंट स्टेटस क्या है? बोथ क्रॉनिक एंड सीजनल हंगर क्या हुआ है कि वो डिक्लाइन हुआ है इंडिया में ओवर द रिसेंट डिकेड। डिक्लाइन तो हो रहा है। इंडियाज पाथ टू सेल्फ सफिशिएंसी। इंडिपेंडेंस के बाद से, सिंस इंडिपेंडेंस, इंडिया हैज ट्राइड टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी एंड इंडिया ने अचीव कर भी लिया है सेल्फ सफिशिएंसी आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन। जब ग्रीन रेवोल्यूशन आपका 1960s में इंट्रोड्यूस हुआ, तो ये काफी इसने इंप्रेसिवली क्या किया कि आपका फूड ग्रेन प्रोडक्शन को इंक्रीज किया, पर्टिकुलरली आपका व्हीट एंड राइस। इसके बाद से इंडिया ने कभी फेमाइन फेस नहीं किया। 1943 वाला जो आपने देखा था, उस तरह की चीजें बहुत पहले हो रही थी, कई बार हुई है। स्केल डिफरेंट रहा है, इंटेंसिटी डिफरेंट रही है, बट जैसे ही आपका ग्रीन और इंडिया में आपका जो सीवियर फूड क्राइसिस है वो आपका इंडिपेंडेंस के बाद भी आया है, बट ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद ये चीजें आपको देखने को नहीं मिली है। सो ग्रीन रेवोल्यूशन ने काफी हेल्प की इंडिया को फूड सेल्फ सफिशिएंट बनाने में, और जब ये चीजें हुई, जब ये सक्सेस हुआ,
तो इस सक्सेस को कमेमोरेट करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए, जो देन प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी, 1968 में उन्होंने क्या किया कि एक स्टैम्प जो है रिलीज किया, किसको, इस ग्रीन रेवोल्यूशन के सक्सेस को रिकॉर्ड करने के लिए। इस पे टाइटल था आपका व्हीट रेवोल्यूशन। ज़्यादातर जो है वो व्हीट प्रोडक्शन में काफ़ी इजाफा हुआ था उसमें। सो टोटल जो फूड प्रोडक्शन था ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन वो इंक्रीज कर करके हो गया आपका 15 मिलियन टन। कब, आपका 2021-2022 में। हालांकि ये ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत पहले हुआ है, बट इसी का इफेक्ट है कि आज हम जो है वो हाइल्ड वैरायटी सीड्स जो है वो यूज़ करते हैं, अच्छी प्रोडक्शन, अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं आपका इरिगेशन के लिए। बाकी जो सारी चीज़ें शुरू हुई थी, फर्टिलाइजर यूज करते हैं, सारी चीज़ें कब शुरू हुई थी, आपका ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे ही शुरू हुई थी। लेकिन ये जो सक्सेस रहा है वो काफ़ी डिसप्रोपोर्शनेट रहा है, क्योंकि कुछ स्टेट में ये काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुआ, कुछ स्टेट में काफ़ी कम ग्रोथ हुआ, लाइक बिहार वगैरह, पंजाब वगैरह, हरियाणा काफ़ी आगे है इसमें। जो हाईएस्ट ग्रोथ हुई है ये जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन की, ये हुई है आपका यूपी एंड एमपी में। जो ग्रोथ की मैं बात कर रहा हूँ, अल्टीमेट सक्सेस की मैं बात नहीं कर रहा, ग्रीन रेवोल्यूशन की। फूड ग्रेन प्रोडक्शन में जो ग्रोथ है सबसे ज़्यादा इस चैप्टर के हिसाब से वो यूपी एंड एमपी में रहा है बिटवीन द टाइम्स। फूड सिक्योरिटी सिस्टम इन इंडिया को देखते हैं हम लोग। सिंस ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया ने हमेशा फेमाइन को जो है अवॉइड किया, कभी उसके बाद देखने को नहीं मिला। लेकिन इसके लिए क्या किया इंडिया ने, चाहे वो वेदर कंडीशन कैसा रहा हो, चाहे कितनी बार ड्राउट कंडीशन क्रिएट हुई है आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन, बट हमारे पास इनफ फूड रहा है, हमारे पास इनफ स्टॉक रहा है, जिससे कि हमने अवॉइड किया है हमेशा फेमाइन को इंडिया ने। ये क्यों हुआ? ये हुआ है इंडिया की फूड सिक्योरिटी सिस्टम के कारण, जो 2 मेन कंपोनेंट्स पे बेस्ड है। व्हाट आर दोज 2 मेन कंपोनेंट्स? द फर्स्ट इज बफर स्टॉक एंड द सेकेंड वन इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, द पीडीएस सिस्टम। लेट्स टॉक वन बाय वन। द फर्स्ट इज बफर स्टॉक। बफर स्टॉक क्या है कि दिस इज अ स्टॉक ऑफ wheat and rice which is procured by FCI, the Food Corporation of India। गवर्नमेंट क्या करती है, FCI के थ्रू राइस एंड व्हीट को प्रोक्योर करती है और इसको स्टॉक करती है FCI के गोडाउन्स में। ये जो प्रोक्योरमेंट होता है फार्मर्स से, वो होता है एक मिनिमम प्राइस पे, मिनिमम अश्योर्ड प्राइस पे, जिसको हम लोग बोलते हैं MSP और मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सरकार ये प्रॉमिस करती है कि आप क्या करें कि फूड ग्रेन्स उगाएं, हम क्या करेंगे कि आपको एक मिनिमम फूड ये जो है वो सिक्योरिटी देंगे प्राइस की। होता है ऐसा ना कि आप बहुत सारे किसानों ने, जब फार्मर बहुत लार्ज स्केल पे किसी भी ग्रेन को प्रोड्यूस करते हैं तो उसकी सप्लाई मार्केट में बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब इस सप्लाई के कारण जो सिंपल रूल ऑफ इकोनॉमिक्स है वो है कि अगर सप्लाई बहुत ज़्यादा है तो वो उसकी जो प्राइस है वो बहुत फॉल हो सकती है। लेकिन इस प्राइस फॉल को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ पे प्रॉमिस कर दिया। क्या प्रॉमिस किया? MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रॉमिस किया, ताकि फूड ग्रेन की कमी ना हो इंडिया में, स्टॉक प्रॉपर हमारे पास रहे। तो ये जो MSP क्या है कि ये प्री अनाउंस प्राइस है जो फार्मर को पेड किए जाते हैं फॉर दियर क्रॉप्स, और ये एनुअली इसको डिक्लेयर किया जाता है बिफोर एवरी सोइंग सीजन। जो है फार्मर, ये गवर्नमेंट जो है इसको डिक्लेयर करती है कि आपको इतना MSP मिलेगा। इसमें जो है वो एडजस्टमेंट होते रहते हैं, इन्फ्लेशन वगैरह बाकी जो चीज़ें हैं उसके साथ। तो ये इंटेंसिवाइज करता है, एक्चुअल में इंसेंटिव देता है फार्मर्स को टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर फूड ग्रेन्स। इशू प्राइस क्या है? इशू प्राइस वो प्राइस है जिस प्राइस पे ये जो आपका स्टॉक्स ये जो है, इस स्टॉक को जो आपका कॉमन पीपल है उसके बीच ये जो फूड ग्रेन है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इन डिफिसिट एरिया और पुअर पीपल। तो जिस प्राइस पे वो पीक इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इन फूड ग्रेन्स को, जो स्टॉक करके गवर्नमेंट के द्वारा रखा गया है, उसको हम लोग इशू प्राइस बोलते हैं। और ये जो इशू प्राइस होती है हमेशा मार्केट प्राइस से कम होती है। जो भी मार्केट प्राइस पे आपको व्हीट मिल रहा होगा, जो भी मार्केट प्राइस पे आपको राइस मिल रहा होगा, उससे कम प्राइस पे गवर्नमेंट जो है वो पुअर पीपल को जो है वो ये आपका फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इशू प्राइस बोलते हैं। ध्यान रखना है आपको ये सारी चीज़ें। द सेकेंड कंपोनेंट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस सिस्टम। पीडीएस सिस्टम क्या है कि ये जो फूड प्रोक्योर किया गया FCI के थ्रू, उसके गोडाउन्स पे जो स्टॉक पड़ा हुआ है, वो क्या किया जाता है कि इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा थ्रू रेगुलेटेड राशन शॉप्स। इस राशन शॉप्स को कॉमनली हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं FPS, फेयर प्राइस शॉप।
गांव में आप देखते हो जो डीलर्स वगैरह होते हैं जो आपको राशन बांटते हैं, वो एक्चुअली ये फेयर प्राइस शॉप पे बैठे हुए, मतलब उनका जो शॉप है ये उसको एफपीएस बोलते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 5.5 लाख राशन शॉप जो है अक्रॉस इंडिया है, ये इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। ठीक है, क्या क्या आइटम्स यहाँ पे आपको मिलेंगे? फूड ग्रेन्स, ऑब्वियसली आपको राइस, व्हीट, ये दोनों चीज़ें मिलेगी आपको। इसके अलावा आपको शुगर्स, केरोसिन और कभी कुछ चीज़ें आई तो वो आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे आपको फूड एक्सेस करने के लिए, फूड ग्रेन एक्सेस करने के लिए आपके पास राशन कार्ड्स होने चाहिए, जो कि 3 टाइप्स में जिनको डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट इज अंत्योदय कार्ड, सेकंड इज बीपीएल कार्ड, थर्ड इज एपीएल कार्ड। अंत्योदय कार्ड जो होता है वो होता है पुअरेस्ट पीपल के लिए, जो अल्टीमेट बॉटम पीपल, अल्टीमेट पुअर पीपल जो होते हैं, उनको ये कार्ड जो है अंत्योदय कार्ड दिए जाते हैं। बीपीएल कार्ड आर दोज पीपल हु आर नॉट पुअरेस्ट बट स्टिल दे आर पुअर, यानी कि दे आर बिलो द पॉवर्टी लाइन, उनको क्या मिलता है? बीपीएल कार्ड्स मिलता है। एंड एपीएल जो कार्ड्स होता है, बाकी जो इन 2 कैटेगरीज में नहीं आएंगे, द रेस्ट ऑफ पीपल विल गेट एपीएल कार्ड, एपीएल राशन कार्ड। सो एवरीवन एल्स को आपको मिलेगा एपीएल कार्ड्स। नाउ देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ पीडीएस सिस्टम एंड टारगेटेड स्कीम इन इंडिया। सो प्री जो आपको 1992 एरा था, वहां पे जो पीडीएस सिस्टम था, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये यूनिवर्सल था। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। एंड देयर वर नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पुअर एंड नॉन पुअर। इफ यू हैव अ राशन कार्ड बिफोर 1992, आप डायरेक्ट किसी भी एफपीएस पे जाओ, फेयर प्राइस शॉप पे जाओ, एंड यू कैन एक्सेस दी, मतलब कि फूड ग्रेन, मतलब आप वो फूड ग्रेन ले सकते थे। कोई डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे पुअर नॉन पुअर का नहीं था। लेकिन 1992 में आता है आपका आरपीडीएस, रिवैम्प पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और उसने क्या किया कि 1700 ब्लॉक्स इंडिया के, वहां पे उन्होंने आपका जो रिमोट, बेसिकली जो रिमोट एंड बैकवर्ड एरियाज थे, वहां पे ये रिवैम्प पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस किया गया। 1997 में टीपीडीएस आया। टीपीडीएस बेसिकली ये था टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और इसने इंट्रोड्यूस किया आपका डिफरेंशियल प्राइसिंग फॉर बीपीएल एंड एपीएल फैमिली। यहां से जो है वो एक तरह का डिवीजन जो है वो शुरू हुआ। उसके बाद अंत्योदय अन्न योजना जो है 2000 में आई, आपको इंट्रोड्यूस हुई। ये टारगेट करता था आपका पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, यानी कि जो अंत्योदय की बात की हमने, द मोस्ट बॉटम पीपल, उसको ये टारगेट करता था। और ये इसने प्रॉमिस किया कि आपको 30 kg ऑफ जो है आपको फूड ग्रेन्स मिलेगा, और ये मिलेगा आपको हाईली सब्सिडाइज प्राइस पे, बहुत कम प्राइस पे। और ये प्राइस कितनी थी? ये था 2 रुपीज पर केजी वीट के लिए एंड 3 रुपीज पर केजी आपका राइस के लिए था। सो अंत्योदय आय योजना, ये 2000 आपको याद रखना है, ये सबसे बॉटम वाले पीपल के लिए था। 2 रुपये गेहूं और आपका 3 रुपीज चावल। उसके बाद 2000 में ही आई एक ईपीएस, यानी कि अन्नपूर्णा स्कीम आई, और ये जो सबसे जो आपके पुअर, जो आपके सीनियर सिटीजन थे, उनको ये टारगेट करता था ईपीएस आपका अन्नपूर्णा स्कीम। उसके बाद फूड सिक्योरिटी को लीगलाइज किया गया, एक तरह से एक बैकअप, लीगल बैकअप या फिर स्टेचुटरी बैकअप आपको यहां पर दिया गया। किसके थ्रू? एक एक्ट के थ्रू। और ये एक्ट जाना गया नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के नाम से। 2013 में कांग्रेस गवर्नमेंट इसको लेके आई, और इसने क्या वो कहा कि ये जो एक्ट है ये प्रॉमिस करता था कि फूड जो है वो और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी ये प्रोवाइड की जाएगी हर व्यक्ति को एट अ अफोर्डेबल प्राइस। और ये लगभग इंडिया के 75% रूरल और 50% जो अर्बन पॉपुलेशन थे, जो पुअर थे, बेसिकली जो फूड इनसिक्योर हो सकते थे, जो उसके रिस्क पे थे, बेसिकली उनको ये टारगेट करता था, और उनको ये एक्ट जो है वो कवर करता था। करंट स्टेटस और चैलेंजेस क्या है इंडिया में? देखो, सक्सेस कुछ तो है कि पीडीएस सिस्टम ने स्टेबलाइज किया किसको? फूड ग्रेन के प्राइस को, और इसको बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल बनाया लोगों के बीच। जिनके पास मतलब पैसे ज़्यादा नहीं है, उनको आपने देखा कि 2 रुपीज़ 3 रुपीज़ पर केजी पे जो है वो आपको राशन मिल रहा है। उसके बाद क्या सक्सेस है कि इसने वाइड स्प्रेड हंगर को, बहुत ज़्यादा जो बड़े बड़े पैमाने पे जो भूखमरी हो रही थी, फमाइन जो आ रहा था, उसको कंप्लीटली इसने क्या किया? रोक दिया। ये सक्सेस है किसकी? जो फूड सिक्योरिटी सिस्टम है इंडिया की, उसकी जो पीडीएस सिस्टम है इंडिया की, उसकी। लेकिन क्या है, कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, लाइक ओवरफ्लोइंग ग्रेनरीज। यानी कि 2022 में क्या हुआ कि जो सेंट्रल पूल में जो स्टॉक था, ये जो बफर स्टॉक था जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ये राइस और वीट का, वो
जितना नॉर्म्स होना चाहिए बफर नॉर्म्स उससे भी काफ़ी ज़्यादा था, जिसके कारण क्या हुआ कि इट लीडेड टू द वेस्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स। ठीक है, इस यहाँ पे जो है वो उसको चूहे खा रहे थे। क्यों? क्योंकि उसकी वो बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो कर रहा था, बर्बाद हो रहा था, उसको हैंडल नहीं कर पा रहे थे लोग, एफसीआई के लोग। तो ये क्या करता है कि जो ओवरफ्लोइंग ग्रेनरीज है उसकी समस्या को भी ये इसने क्रिएट किया। बट ये मेरे ख्याल से ये मैनेजमेंट का प्रॉब्लम कि यू हैव टू इनफ एफसीआई गोडाउन्स कि आप उस चीज़ को मैनेज कर सको। बिकॉज फूड स्टॉक आपके पास होनी चाहिए कि कब क्या क्लैमिटी आए, कब ड्राउट कंडीशन आए, यू नेवर नोज। और इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि आपको बैकअप तो रखना पड़ेगा। उसके बाद कुछ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट इसके कारण हुए। ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया, ये जो हाई एमएसपी प्रॉमिस की गई गवर्नमेंट के द्वारा, इसके कारण क्या हुआ, दीज एमएसपीज वर प्रॉमिस्ड पर्टिकुलरली फॉर सर्टेन क्रॉप्स ओनली, नॉट फॉर ऑल क्रॉप्स। जिसके कारण क्या हुआ कि जिन क्रॉप्स के लिए प्रॉमिस की गई उसका सबसे ज़्यादा किसानों ने क्या किया कि प्रोडक्शन किया, और जब उसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा किया तो बाकी जो क्रॉप्स थे वो इग्नोर हो गए। जिसके कारण क्या हुआ कि एक प्रॉब्लम आई आपकी न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी की, वो कम हो गई। सबसे पहले इसको देखो कि राइस एंड वीट पे गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा एमएसपी दिया, इसको इस पे प्रॉमिस किया। तो इसके कारण क्या हुआ कि फार्मर वर इनकरेज्ड टू प्रोड्यूस मोर वीट एंड राइस, जिसके कारण जो लैंड, जो बाकी ग्रेन्स जो पहले प्रोड्यूस कर रहे थे, बाकी जो फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस हो रहे थे लैंड पे, उन सब को कन्वर्ट कर करके जो क्या किया कि फार्मर्स ने राइस और वीट उगाना शुरू किया। जिसके कारण जो कोरस ग्रेन था, जिसको हम लोग स्टेपल फूड पुअर बोलते थे, जो मिलेट्स था, जो रागी, ज्वार, बाजरा, दीज वर हाईली न्यूट्रिशियस फूड, बट उस समय होता था और इसके कारण से इसको पुअर का फूड कंसिडर कर लिया गया था। इसको उगाना लोगों ने बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि फायदा किस में था? वीट एंड राइस में सबसे ज़्यादा इसको उगाया गया। लेकिन क्या था ना कि वीट एंड राइस के लिए आपको हाई अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड चाहिए था, आपको फर्टिलाइजर चाहिए था, और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपको क्या चाहिए था? वाटर चाहिए था, इरिगेशन फैसिलिटीज चाहिए था। जिसके कारण से क्या हुआ कि वाटर टेबल काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिक्रीज होने लगा, फॉल करने लगा, और आज बहुत बड़ी समस्या है ये फॉलिंग वाटर टेबल की। इसके कारण से क्या हुआ कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन शुरू हुआ बिकॉज ऑफ दीज गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट होंगे तो नेगेटिव इम्पैक्ट भी तो थोड़े बहुत होंगे, तो उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो हमें इसको मिटिगेट करना चाहिए, नेगेटिव इम्पैक्ट है, बाय इनहांसिंग द पॉजिटिव इम्पैक्ट। तो ये सारी चीज़ें हुई। माल प्रैक्टिसेस भी कुछ आपको देखने को मिलेगी। जो पीडीएस डीलर आपको मिलते हैं, जो फेयर प्राइस शॉप है, वहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएंगे कि ये जो है वो ग्रेन्स है उसको डाइवर्ट कर देते हैं ओपन मार्केट्स में। ये जाकर के जो गवर्नमेंट इनको बांटने के लिए जो फूड ग्रेन्स देती है एफसीआई के थ्रू, वो क्या करते हैं कि बेच देते हैं थ्रू द माल प्रैक्टिसेस। उसके बाद ये पुअर क्वालिटी का गुड्स जो है वो सेल करते हैं, जो अच्छी क्वालिटी का होता है उसको ओपन मार्केट में बेच देते हैं। और ये जो शॉप वगैरह है ओपन, मतलब जो होता है उसको इरेगुलरली ओपन रखते हैं। ये ऐसा देखने को मिला है। तो दीज वर द चैलेंजेस। नाउ विल सी दैट कि व्हाट आर द रोल्स ऑफ कोऑपरेटिव एंड एनजीओज प्लेड टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो ये जो कोऑपरेटिव रही है, ये दो रीजन्स में इंडिया के, एक सदर्न रीजन एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, यहाँ पे ज़्यादा जो है इफेक्टिव आपको देखने को मिलेगी। जैसे आप एग्जांपल लो तमिलनाडु का। तमिलनाडु में अप्रॉक्सीमेटली 94% ऑफ जो एफपीएस होते हैं, फेयर प्राइस शॉप या फिर जो राशन कार्ड वाली शॉप्स हैं, ये रन किए जाते हैं आपके कोऑपरेटिव से। बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपका 94% बहुत ह्यूज नंबर है, लगभग आपका 100% के आसपास ही है। दिल्ली में क्या हुआ कि दिल्ली में जो मदर डेयरी नाम की जो कोऑपरेटिव है, वो प्रोवाइड करती है मिल्क एंड वेजिटेबल्स एट अ वेरी कंट्रोल्ड प्राइसेस, बहुत कम रेट पे, बहुत फेयर प्राइस पे जो है वो यहाँ पे मदर डेयरी दिल्ली में ये आपको प्रोवाइड करती है। इससे क्या होता है कि लोगों को जो है वो एक अच्छी कीमत पे ये चीज़ें मिल पाती है। क्या? मिल्क एंड वेजिटेबल। गुजरात में अमूल नाम की जो कोऑपरेटिव थी, अमूल जो दूध बेचती है, इसका पूरा नाम आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड शायद है, आनंद मिल्क यूनियन तो है, ठीक है, आप एक बारी प्रॉपर वो देख लेना। तो ये क्या है कि एक कोऑपरेटिव थी। इसी ने क्या है कि इंडिया में वाइट रेवोल्यूशन को लीड किया और मिल्क प्रोडक्शन काफ़ी इंक्रीज हो गई इंडिया में। तो मिल्क जो है वो अगर आपके फूड में रहता है तो आपकी जो न्यूट्रिशनल नीड्स है वो काफ़ी अच्छे से पूरी हो जाती है। तो ये इसने हेल्प किया आपको इंडिया में फूड सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने में। महाराष्ट्र में देखो क्या है कि एक आपका एडीएस, एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस, इसने क्या है कि आपका एक नेटवर्क बनाया फूड ये ग्रेन बैंक्स का। ये ग्रेन बैंक्स का जो है नेटवर्क रन करती है बाय एनजीओज के थ्रू। और ये है एक इनोवेटिव फूड सिक्योरिटी इंटरवेंशन है जो कि आपको
फूड इनसिक्योरिटी को रिड्यूस करने में और फूड सिक्योरिटी को इन्हांस करने में आपको हेल्प करता है। कुछ स्टोरीज और एग्जाम्पल्स दिए गए हैं आपको चैप्टर में। जैसे एक है रामू की स्टोरी, ये आपका सीजनल फूड इनसिक्योरिटी के बारे में बताता है। जैसे रामू क्या है कि एक कैजुअल एग्रीकल्चरल लेबरर है रायपुर में। वो क्या है कि वो सिर्फ कुछ सीजन में, यानी कि जब सोइंग होती है आपकी और जब हार्वेस्टिंग होती है, उस सीजन में ही सिर्फ उसको एम्प्लॉयमेंट मिल पाती है। बाकी वो 4 मंथ तक साल के वो क्या करता है कि अनएम्प्लॉयड रहता है। जब ये अनएम्प्लॉयड रहेगा ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो उसकी फैमिली क्या है कि एक्सट्रीम डिफिकल्टी फेस करता है। उसके जो चिल्ड्रन है वो आपका भूखे जो है उनको सोना पड़ता है। मतलब ये आप मैंने कुछ बताया, जो सीजनल हंगर है उसकी बेसिकली ये बात कर रहा है कि कुछ सीजन में एग्रीकल्चरल लेबर को रूरल एरियाज में काम नहीं मिल पाता, उस सीजन में उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते, तो वो यहाँ पे सीवियर हंगर जो है वो कंडीशन फेस करते हैं। उसके बाद स्टोरी ऑफ अहमद है, ये अर्बन एक्सेसिबिलिटी की बात करता है। अर्बन में आपको बताया कि जो कैजुअल लेबर्स होते हैं, यहाँ पे देखो ये रिक्शा पुलर के काम करता है अहमद। तो ये रिक्शा पुल करता है बेसिकली कहाँ पे, बैंगलोर में, और कोई सिक्योर एम्प्लॉयमेंट इसके पास नहीं है। हालांकि इसके पास क्या है, येलो राशन कार्ड है, येलो जो बीपीएल कार्ड वालों को मिलता है, बीपीएल वालों को मिलता है, जिसके कारण से इसको एक फ़ायदा ये है कि इस राशन कार्ड के मदद से ये कुछ वीट, राइस, कैरोसिन ये क्या करता है कि बाय कर लेता है, जो कि मिलता है उसको सिर्फ हाफ रेट में मिल जाता है। जो भी मार्केट में जो जिस रेट पे अवेलेबल है उससे हाफ प्राइस पे उसको मिल जाता है, जिससे उसको थोड़ा बहुत हेल्प मिल पाती है और ये सर्वाइव कर रही है इसकी फैमिली, और जो हंगर को जो है वो थोड़ा बहुत अवॉइड कर पाने में। हालांकि ये माल न्यूट्रिशियस तो है, अभी भी ये इसको प्रॉपर जो डाइवर्सिटी है फूड में, जो न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी होनी चाहिए वो उसको नहीं मिल पा रही थी, बट स्टिल ही इज सर्वाइविंग थ्रू द राशन कार्ड। ठीक है, क्योंकि इसकी अर्निंग तो फ्लक्चुएटिंग है। तो 2 चीज़ों की आपको बात की गई, एक कैजुअल लेबर की बात की गई जो अर्बन एरियाज में आपको देखने को मिलेगी, एक सीजनल जो हंगर है उस चीज़ की बात की गई। फटाफट कंक्लूजन को देख लेते हैं हम लोग जल्दी जल्दी। सो इंडिया जो, उसके बाद मैं एक अच्छी एनालॉजी आपको दूंगा। सो इंडियाज जर्नी टुवर्ड फूड सिक्योरिटी हैज़ बीन ट्रांजिशन फ्रॉम डिवास्टेटिंग फेमाइन प्रोन ईयर्स टू ऑफ द कॉलोनियल, मतलब कि देखो मैं शॉर्ट बता देता हूँ, कॉलोनियल एरा से लेकर के जब फेमाइन आती थी इंडिया में, वहाँ से लेकर के इंडिया ने जो है वो सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करने तक की जो स्टेज है उसको इंडिया ने अचीव की है, और ये काफ़ी इंप्रेसिव ट्रांजिशन रहा है इंडिया का। और ये जो सफिशिएंसी अचीव की गई उसमें ग्रीन रेवोल्यूशन का काफ़ी रोल रहा। गवर्नमेंट ने जो है वो कम्प्रिहेंसिव फूड सिक्योरिटी सिस्टम्स लागू किए थ्रू FCI बफर स्टॉक और PDS सिस्टम, एंड इट वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन स्टेबलाइजिंग प्राइसेस एंड प्रिवेंटिंग जो आपका जो बड़े पैमाने पे जो स्टारवेशन था ड्यूरिंग कैलेमिटीज, जो आपका जब जो विपदा वगैरह आती है। लेकिन क्या है कि ये सिस्टम कुछ मॉडर्न चैलेंजेस जो है वो क्रिएट करता है। जैसे हमने देखा कि जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन वगैरह थी वो है आपका PDS, माल प्रैक्टिसेस, इन्वायरमेंटल कॉस्ट, जो हमने देखा कि वाटर इंटेंसिव क्रॉप पे ज़्यादा फोकस किया गया। तो ये पैराडॉक्स क्रिएट करता है एक साथ में, मतलब ये सारे चैलेंजेस तो हो गए, साथ में एक पैराडॉक्स भी आपको इंडिया में देखने को मिलेगा कि एक तरफ क्या है कि ओवरफ्लोइंग गोडाउन्स हैं, चूहे खा रहे हैं बहुत ज़्यादा, वहाँ पे आपको ग्रेन्स अवेलेबल हैं, साथ में आपको परसिस्टेंट माल न्यूट्रिशन एमंग द लार्ज सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये एक पैराडॉक्स ही तो है कि एक तरफ आपके पास भर भर के आपके पास फूड ग्रेन्स हैं और साथ में माल न्यूट्रिशन भी एग्जिस्ट कर रहा है एक बड़ी आबादी में आपका। सो मूविंग फॉरवर्ड ये बात करता है कि इंटीग्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव NGOs एंड टारगेटेड लेजिस्लेशन लाइक आपका NFSA जो था 2013 का, उस तरह से टू मार्क अ शिफ्ट टुवर्ड इंश्योरिंग दैट फूड सिक्योरिटी इज नॉट जस्ट अ पॉलिसी गोल बट अ लीगल राइट दैट इनेबल सिटीजन टू लिव विद डिग्निटी। ये आपको एक तरह से फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने की बात कर रहा है, और ये सिर्फ आपका पॉलिसी गोल नहीं होना चाहिए बल्कि ये लोगों का राइट है ताकि वो डिग्निटी के साथ अपना जो है वो जीवन जी सकें। एनालॉजी एक फूड सिक्योरिटी की देखो आपको दी गई है कि फूड सिक्योरिटी क्या है, उसको इमेजिन करो एक 3 लेग्ड स्टूल की तरह। एक स्टूल है जिसमें आपका 3 लेग हैं। द फर्स्ट लेग इज अवेलेबिलिटी कि इज फूड आर अवेलेबल। द सेकेंड लेग इज एक्सेसिबिलिटी, कैन यू गेट टू द, मतलब कि आप क्या स्टोर तक जा सकते हो, स्टोर का एक्सेस है आपके पास जहां पे फूड है। एंड थर्ड इज ये आपका अफोर्डेबिलिटी कि अगर फूड अवेलेबल है, एक्सेसिबल है,
तो क्या डू यू हैव इनफ मनी टू पे फॉर इट? इफ एनी वन ऑफ दीज लेग्स मिसिंग और ब्रोकन, द स्टूल कोलैप्स एंड द इंडिविजुअल बिकम फूड इनसिक्योर. जैसे ही कोई भी एक लेग हटेगा इससे, फूड सिक्योरिटी जो है वो आपका ख़त्म हो जाएगी और कोई भी जो इंडिविजुअल होगा वो फूड इनसिक्योर बन जाएगा. दिस इज इट फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.